वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम आपके लिए मैथमेटिक्स की सीरीज तो हम लेकर आ चुके हैं और लेक्चर आप देखते जा रहे हैं। साथ साथ में क्योंकि आप जानते हैं कि एमटीएस में हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के मुताबिक जो इसका सेशन 1 रहेगा, एमटीएस का जो सेशन 1 रहेगा उसमें आप जानते हैं कि आपके पास मैथमेटिक्स है और सेकंड में आपका रीजनिंग है। इसके क्वेश्चन 20 होंगे और इसके 20 क्वेश्चन होंगे। इसके होंगे टोटल 60 मार्क्स, इसके भी 60 मार्क्स, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, राइट। तो इसका ये मतलब है सेशन नंबर 1 में आपको अगर पास करना है तब जाके आप सेकंड में जाओगे ना, तो आपको कितना नंबर से इसमें 120 मार्क्स से सिर्फ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और किस्मत है आपकी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट सेशन में नहीं है, सेकेंड सेशन में नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप इंग्लिश और जीके में एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा, बाकी इसमें आपको नहीं है। ये उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी की है। तो इसलिए मैथमेटिक्स की सीरीज तो चलती रहेगी। आज हम जो है वो 9 जुलाई को हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की सीरीज। और रीजनिंग का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं कि बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रीजनिंग का सब्जेक्ट पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे इस टर्म से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक शुरू करता हूं। रीजनिंग ये असल में 2 वर्ड्स हैं, एक है रीजन प्लस है आईएनजी। रीजन का मतलब होता है वजह, हिंदी में बोले तो कारण। रीजन का मतलब होता है वजह या कारण, कॉज। तो यहां रीजनिंग है, यहां मतलब है वजह तलाश करना, रीजन कॉज को फाइंड करना। अब जरा देखिए, सिंपल और साधारण तरीके से समझेंगे रीजनिंग क्या है। रीजनिंग इंसान की वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो सलाहियत है जिसमें ये बंदा क्या करता है, किसी को पूछे बिना, किसी का सहारा लिए बिना, किसी की मदद लिए बिना अपनी अक्ल से ये सवाल पूछता है और अक्ल इस पर गौर करती है, फिक्र करती है और आंसर देती है। सो द एबिलिटी of finding a reason without seeking help of any other, this capacity is called as reasoning। इसका नाम रीजनिंग है। तो जैसे कि आप समझोगे, दुकान पर आप जाते हैं, आपके पास 2-4 अलग अलग ब्रांड्स के फोन रखे हुए हैं, फिर आप दिमाग से खुद पूछते हैं, साथ में कोई दोस्त भी नहीं है, तो आप खुद दिमाग से पूछते हैं ये वाला फोन खरीदूं तो इसका ये प्राइस है, फिर इसकी फीचर्स ये है। तो 4-5 फोन आपके सामने है, आप फिर इसी खोज में लगते हैं कि ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं। अल्टीमेटली दिमाग खुद से खुद ही सवाल पूछता है और खुद से खुद ही जवाब देता है। फाइनली आप रिजल्ट की तरफ आते हैं। इस सलाहियत का नाम है खुद से खुद सवाल करना और खुद ही उनका जवाब तलाश करना, इसका नाम रीजनिंग है। तो रीजनिंग यहां आपके लिए रखी गई ताकि आपका एक्चुअल मेंटल एबिलिटी को चेक करा जाए कि आपने 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, ग्रेजुएशन जो है रट्टा मार के आपने नंबर लाए थे या आपके पास खुद भी कुछ सूझबूझ है। देखिए जरा रीजनिंग में क्या करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप क्या होता है रीजनिंग में, किस तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व करते हैं, हम चीजों को सामने रख के गौर करते हैं। सेकंड, हम एनालाइज करते हैं। नंबर 3, हम कंक्लूड करते हैं। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का ये 3 स्टेप्स है। ओएक है ना, OAC, ओएक। These are the 3 steps of reasoning। फर्स्ट इज ऑब्जर्व करना। मान लीजिए अगर मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्कर को पहले देखूंगा, इसको देखने के बाद गौर करूंगा कि ये व्हाइट है, ये टेम्पररी है, इसका इंक जो परमानेंट नहीं है, अच्छा बड़ा अच्छा शाइनिंग में भी है और इसको रिफिल कर सकते हैं हम। इसका प्राइस 25 to 30 रुपीज के रेंज में होता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा, इसके बजाय मेरे पास और एक मार्कर होता, उसको भी गौर से देखता। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप एक क्वेश्चन को, एक सवाल को गौर से देखिए और फिर देखिए कि उसमें दिया क्या है, व्हाट इज गिवन। गिवन ये दिया है और उसके बाद आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब होता है इस पर जो सवाल उभरेंगे, उन उभरे हुए सवालों को दिमाग की तह में आप ले जाएंगे, सोचेंगे यार अगर मैं ये मार्कर लूं कितना चलेगा, ये इंक का खर्चा कितना आएगा,
कितनी बार रिफिल करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी जो इंक का जो जो इसका जो टिप है, उस टिप से हम बोर्ड लिख पाते हैं या हम थिन लिख पाते हैं, वो सब चीज देखोगे। ये आप खुद से खुद सवाल करोगे। जब खुद से खुद सवाल करोगे, फाइनली यू विल कम टू द कंक्लूजन, नहीं ये वाला मार्कर मुझे लेना ही है, ड्यूरेबल भी है, सस्ता भी है, चलने वाला है, टिकाऊ है। देन यू विल कम टू द कंक्लूजन। दीस आर 3 स्टेप्स ऑफ रीजनिंग। ओके, तो इन्हीं 3 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे और डिटेल में नहीं जाऊंगा। रीजनिंग 2 तरह की होती है, वर्बल रीजनिंग अलग है, नॉन वर्बल रीजनिंग अलग है। वर्बल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में दिए जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जहां पर हमें फिगर्स, शक्लें वो दी जाती है और शक्लों के मदद से हमें रीजनिंग का आंसर फाइंड करना है। दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल मींस ऑरली या रिटन फॉर्म में आपको सवाल पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल में आपको रिटन फॉर्म में नहीं होगा, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स होगा। अब मैं इसमें से एक चैप्टर ले लेता हूं, आप जम के पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हम यही क्लास के अंदर आप खुद सवाल करेंगे और इसी सेशन के बाद आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहां देखिए, आप पहला टॉपिक मैं ले लेता हूं जिसका नाम है कोडिंग एंड डीकोडिंग। ठीक है जी, कोडिंग एंड डीकोडिंग। हर एग्जाम में ये रहता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, जीडी का एग्जाम हो, सीआरपीएफ का एग्जाम हो, या यू समझो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम, जितने भी भर्तियां हैं एग्जाम में ये रहेगा रीजनिंग में। आप समझ गए? सीजीएल का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, जेके एसएसबी के अन्य एग्जाम हो में रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकोडिंग। देखो जरा, ये बंदा एक है, इसका नाम ए है, ये बंदा बी है। ए बी से बात करता है, ए बी से बात कर रहा है। जब ए बी से बात कर रहा है तो सराउंडिंग में जो लोग है, जो पड़ोसी, वो सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये सब जो है ये पड़ोसी है, ये सब पड़ोसी है। तो इसमें जो है ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। ए बात कर रहा है बी से, बाकी ये जो लोग हैं ये सब जो है वो पड़ोसी है। लेकिन ए बी से बात इस तरह कर रहा है कि वो लोग जो पड़ोसी है, डी, एच, जी, बी, सी, ए, ये जो पड़ोसी है, ये बात सुनकर भी उसे समझ नहीं पा रहे, पढ़ के भी समझ नहीं पा रहे। मतलब बात इस तरह से की जाती है कि बात सिर्फ ए और बी के बीच में रहती है। वो कहते हैं राज को राज में रहने दो, कि मैं तुमसे जो बात करूंगा, तुम मुझसे जो बात करोगे, वो हमारे अलावा जितने भी लोग होंगे, चाहे वो इसको सुनेंगे, चाहे वो इसको पढ़ेंगे, पढ़ने और सुनने के बाद भी वो इसे समझने की सलाहियत नहीं रखते। दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज, वो इस मैसेज को समझने से कासिर है, नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह की कन्वर्सेशन, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह वार्तालाप करना, इस तरह की जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, जिसमें तीसरा बंदा जो है वो समझ ही ना पाए, थर्ड पार्टी के लोग, तीसरे लोग समझ ना पाए, ऐसी बात करने का मकसद ये होता है कि हमारी बात जो है वो सेक्रेसी से हो जाए। दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड एज ए कोडिंग। इस बात को कहते हैं कोडिंग। समझ आ गया? ए बी से बात कर रहा है, बी ए से बात कर रहा है, सिर्फ ये दो समझ पा रहे हैं और कोई नहीं समझ पा रहा। इट इज कॉल्ड कोडिंग। अब मान लीजिए मैं इस कोडिंग की एक आपको सादी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे व्हाट्सएप है ना, इस व्हाट्सएप पे आप अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, तो उस पे एक लाइन लिखी होती आती है कि जो आपकी चैट है वो एनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड है, इवन दो व्हाट्सएप वोंट बी एबल टू लिसन, हेयर और ट्रांसलेट, इस तरह की कोई मैसेज आती है उसके ऊपर। तो आप देखो, जब आप मैसेज करते हो, आप कहते हो मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो ये जो मैसेज है आपके फोन से, या आपकी ममा का फोन है,
ममा की फोन पे जो मैसेज आता है ये इस तरह नहीं जाता है कि मैंने खाना खाया। एनक्रिप्शन जो है, एनक्रिप्शन कोडिंग ही है। एनक्रिप्शन इंजीनियरिंग में, नेटवर्क इंजीनियरिंग में नाम दिया गया एनक्रिप्शन। ये एक प्राइवेट चैनल के थ्रू मैसेज को पहुंचाया जाता है सर्वर में, सर्वर से जाता है फिर उसके रिसीवर में। तो यहां से मान लो ये एक फोन है, ये दूसरा फोन है, ये बीच में सर्वर है, राइट। यहां से चला मैसेज, इसमें गया, इधर से इधर गया। अब जब आपने लिखा मैंने खाना खाया, तो इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। मान लो इस तरह से निशान, कोई भी सिंबल ले लो आप, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह से इस मैंने खाना खाया को इस तरह की चित्रकारी बनाया गया। अब बीच में कोई बंदा आकर भी इसको देखेगा, वोंट बी एबल टू ट्रांसलेट, वो इसको समझ नहीं पाएगा। तो जब आपने सिंपल टेक्स्ट को, बोलो मिलके, जब आपने सिंपल टेक्स्ट को चेंज किया उस जुबान में जिस जुबान को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, when you change simple text to a language that won't be understood, इसको बोलते हैं कोडिंग। सिंपल टेक्स्ट टू ऐसा टेक्स्ट जो अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपकी मम्मा के फोन पे ये सर्वर से दोबारा जाएगा, अब अगर मम्मा को यही चित्रकारी यहां दिखी तो परेशान हो जाएंगे, इसने खाना खाया था, इसने और कुछ लिखा, बंदा दीवाना हो गया है। नहीं, यहां पहुंचते हुए आपके पास दो कीज होती है व्हाट्सएप में, एक है प्राइवेट की, एक है पब्लिक की। पब्लिक की जो है वो इसको यहां तक ट्रांसफर करवाएगी, लेकिन जो प्राइवेट की है, जब ये मैसेज यहां तक पहुंचता है, प्राइवेट की जब उससे मिलती है, तो देन दिस नॉन रीडेबल टेक्स्ट, नॉन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट दोबारा फिर अपनी ही आकार में आता है। तो यहां पर दोबारा आएगा ये मैंने खाना खाया। तो अब क्या हुआ, ये जो लैंग्वेज थी ये थी कोडेड, क्योंकि ये टेक्स्ट था अनकोडेड, ये है कोडेड। कोडेड से फिर नॉन कोड में आना, इट इज कॉल्ड डीकोडिंग। यानी कि जो जब आप पहले कोड करते हो इसलिए ताकि प्राइवेसी रहे, फिर जब ये कोड से दोबारा अनकोड होता है, दोबारा ये समझ वाली जुबान में आता है, इट इज कॉल्ड डीकोडिंग। सो डीकोडिंग इज द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन जहां पर कोडेड मैसेज को उसमें तब्दील किया जाता है जो हमारी सूझबूझ में आ जाए। तो कोडिंग डिकोडिंग में साधारण मैं ये कहूंगा, समझ, समझ से ना समझ और ना समझ से समझ, इसको साधारण में यूं ही कहूंगा। कोडिंग डिकोडिंग को अगर एक ही लफ्ज में याद रखना है तो याद रखो इसे, समझ से ना समझ, ना समझ से समझ, इट इज कॉल्ड कोडिंग। ठीक है, समझ से ना समझ ये कोडिंग हो गया, और ना समझ से समझ इट इज कॉल्ड डीकोडिंग। बात खत्म हो गई। तो ये तो था इसका बेसिक जो आपको समझ में आ गया है। अब एसएससी में, बैंकिंग में, जेकेएसएसबी में, पुलिस में किस तरह का सवाल आएगा, सर हमें वो पढ़ाइए, ये तो बेसिक समझ में हमको आ चुका है। देखिए जरा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में किस तरह की कोडिंग आती है। ओके, अब सुनिए, कोडिंग का जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव में आते हैं वो सुनिए। एक तो आता है यहां पे लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, और दूसरी आती है लेटर टू लेटर कोडिंग। हम शॉर्टकट सिखाएंगे, लाजवाब मजा आएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपके जो है कमेंट्स हमें जरूर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, हम अपने लिए तो नहीं ले रहे हैं ना, आपके लिए ला रहे हैं। तो आप जरूर बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अभी तो बिल्कुल बेसिक है, हम जो ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अब सुनिए, लेटर टू नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग। पहले मैं शुरुआत करूंगा लेटर टू नंबर कोडिंग से। देखो जी, आप जानते हैं हमारे पास जो नंबर है, गिनती का कोई शुमार ही नहीं है। 1 2 3 4 से लेकर इनफिनिटी तक गिनती है, कोई हिसाब नहीं है नंबर हमारे पास, नंबर्स। लेकिन हमारे पास ए से लेकर जो काउंटिंग है वो जेड तक है, 1 से लेकर 26 तक है। हमारे पास लेटर्स इंफिनिटी तक नहीं है, लेटर्स हमारे पास जो है वो काउंटेबल है, हम लेटर्स को गिन सकते हैं। और आप जानते हैं इंग्लिश में जो लेटर्स है वो 26 है। कितने में? 26 लेटर्स है। और अल्फाबेट इंग्लिश में कितना है? अल्फाबेट ओनली 1 है, अल्फाबेट।
इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। बच्चों को ये पता नहीं होगा, वो समझते लेटर भी 26 है, अल्फाबेट भी 26 है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्फाबेट इज द सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स एक ही है। तो अल्फाबेट 1 हो गया, लेटर 26 हो गए। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये हमारे पास नंबर्स इंफिनिटी है। इस सिंबल को बोलते हैं, नहीं चित्रकारी को बोलते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है जहां तक बंदा काउंट कर सकता है उसकी हद है, हद से बाहर चला जाए तो इंफिनिटी कहलाता है। अब ए से लेकर जेड तक। अब देखो, एक लेटर है, कोड दे दो 1। अब जहां मैं ए लिखूंगा एग्जाम में, वहां 1 आएगा। बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6। यहां तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे यहां तक पता नहीं होगा। वो कहेगा ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का 6। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है अब तक। ओके जी, ठीक है जनाब। देखिए जरा, यहां से मैं आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिन्हें आप तुरंत याद रखेंगे कि मुझे जेड तक कैसे कोड्स याद होंगे, और वो भी क्लास के होते हुए ही। ए का कोड 1, बी का 2, यहां तक पता आपको। अब लिखेंगे जी 7 कंट्रीज का एक ग्रुप होता है, एक समिट होता है, राइट। तो याद रखो G7 कंट्रीज। आपने ट्रैफिक लाइट देखी है? हाँ देखी ना सर, ट्रैफिक लाइट देखिए, मगर ट्रैफिक लाइट का पालन भी करना चाहिए, ठीक है। वहां आप देखते हो, जब आप रेड लाइट को देखते हो उसके बाद जो है वो काउंटिंग डाउन, काउंटिंग शुरू होती है ना, काउंटडाउन, फिर आता है नीचे की तरफ 63, 62, 61, इस तरीके से आता है। तो जब आप देखते हो 8 आता है ना, 8, तो 8 जो है वो इस तरह बना होता है, क्योंकि उसमें एलईडीज लगी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, इस तरह से बनता 8। तो ये बोलते हैं इसको हम डिजिटल 8। तो एलईडी ट्रैफिक लाइट में अगर 8 देखोगे तो 8 ऐसे बनता है। तो यहां अगर आप एच देखोगे, एच को अगर जोड़ोगे तो ऐसे ही 8 बनेगा ना। तो याद रखोगे डिजिटल 8। आई समझ? तो एच को जोड़ो ऊपर नीचे तो 8 बन जाएगा। तो सिंपली आप G7 कंट्री याद रखें, एच को 8 याद रखिएगा। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। नो का मतलब होता है 9, तो आई का कोड लिखो 9। ठीक है जी, G7 कंट्रीज हो गया। एच का बनेगा डिजिटल 8 और आई का बनेगा 9। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, राइट। ठीक है जी, ओके। अब यहां से आगे चलिए, डिजिटल 8 इस तरह से बनता है। ओके, नाउ इट इज विजिबल टू आई नो। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, शाबाश। नोट कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, दोबारा समझिएगा, फिर भी कष्ट है तो हमें लिख दीजिएगा। अब बोलो, ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, G7 कंट्रीज, एच का आएगा डिजिटल 8, आई का आएगा आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आई का बनेगा नो। अब आएगा हमारे पास जे के। जे मतलब जम्मू, के मतलब कश्मीर। जम्मू कश्मीर में होता तो इससे ज्यादा लोगों को प्यार आपस में, लेकिन सिंपली बोलूंगा 10-11 लोगों को रोजाना यहां प्यार हो ही जाता है। हाँ, जम्मू कश्मीर में 10-11 लोगों को ऑन एन एवरेज दिन में मोहब्बत हो ही जाती है। तो 10-11 एल, 10-11 लोगों को प्यार होता है, प्यार होता है। एल फॉर लॉइन, लॉइन को देख के इंसान को दिन में ही 12 बज जाते हैं। अगर शेर सामने पड़ जाए तो बंदे का हाल क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। सुबह के 4 बज चुके हो, शेर देखेगा, बंदों को दिन में तारे दिख जाते हैं। एल फॉर लॉइन, लॉइन को 12। एम मतलब मैं, 13 मतलब 13। अब देखो, इन ट्रिक्स को हम इंग्लिश में कहते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं इनको? निमोनिक्स। निमोनिक्स वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिससे हम आपको वो चीजें बताते हैं जो आप इजीली मेमोरेबल होती है, ऐसी ट्रिक्स जो आपको याद खुद ब खुद हो जाएंगी। निमोनिक्स बोलते हैं इनको। अब मैं 13, एन, देखो एन अगर आप रोमन में लिखोगे ना, रोमन में 1 यू लिखते हैं, 2 यू लिखते हैं, 3 यू लिखते हैं और 4 हम यू लिखते हैं, है ना। 4 ऐसे लिखते हैं, ओके, 4 हम यू लिखते हैं रोमन में।
अगर आप n देखोगे, n में देखो ऐसे है ना, इसी 4 को लिखो ऐसे, अगर मैं इसको यहां जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ये n बनेगा ना। तो इसका मतलब है रोमन में जो 4 होता है वो यहां n होता है, और चूंकि ये 10 के बाद आया तो n का बनेगा 14। आए समझ में? ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन 4। आए समझ? ओके। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, n का भी हो गया। L फॉर लाइन को देखिए 12 बच जाते, मैं 13 n 14 n, फिर आएगा O R S। आप जानते हो ORS लोग पीते हैं व्हेन इन द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जब पानी जिसमें कम हो जाए तो उस स्टेज में ORS पिलाया जाता है, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं इसको ORS। तो 15 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चों को पिलाना चाहिए ORS। 15 साल, 18 साल और 19 साल के बच्चों को पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। ये टेक्निक याद रखिएगा, 15, 18 और 19 साल के बच्चों को ORS पिलाना चाहिए। तो आपको याद होगा, O का कोड 15 हो गया, R का 18 और ये हो गया। अब बचा कौन सा, देखना जरा, ये नोट कर दिया, शाबाश। सारे अपने पास पेन कॉपी रखिएगा। बेटा देखो, मुझे देखने से एग्जाम पास तो होगा नहीं, आपको ये पढ़ के पास हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखो N के बाद क्या आया बोलो, N के बाद O भी आया, P Q R और ऐसा ना। O 15 साल को, 18 और 19 साल के बच्चों को पिलाना चाहिए। अब आया P का कोड याद रखो, P का मतलब प्रिंस, शहजादा, 16 साल का शहजादा, और इसकी क्वीन, Q फॉर क्वीन, 17 साल की शहजादी थी। इस जमाने में शादी बेखौफ होके बिना टेंशन के हुआ करती थी, और बहुत जबरदस्त था ये सिलसिला, ठीक है। हाँ, आज जम्मू कश्मीर में शादियों का, अन शादियों का ग्राफ बढ़ चुका है। 50,000 ऐसी लेडीज है जो अभी अनमैरिड है, बिकॉज चूंकि शादियों का सिस्टम बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया, खर्चे, वो डॉवरी, ये सब फितने आ गए, तो उस वजह से जो है। और सबसे बड़ा इसमें जो मेन ना होने की वजह वो सरकारी नौकरी। कंडीशन ही है सरकारी नौकरी होनी चाहिए फिर शादी करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा, सरकारी नौकरी के बिना जो ये बाकी प्राइवेट बिजनेसमैन वगैरह जीते नहीं। तो जब आप इसको कंडीशनल रखेंगे शादी को, तो फिर कैसे होगा, फिर टाइम लगेगा। देखते रहिए तारे। P का मतलब प्रिंस, 16 साल का, क्वीन 17 साल की। ये तरीका हो गया आपका PQ का, राइट हो गया, और 16 साल का और 17 साल। इतना क्लियर हो गया। RS, OPQRS। इसके बाद आएगा T U V W X Y और Z, ठीक है ना जी। अब जरा देखिए, आपने पढ़ा होगा पढ़ा क्या, देखा होगा, T20 का मैच होता ना, होगा याद जबानी, T20 का मैच। तो याद रखो, यहां तक आपको सब याद हो गए। G7 कंट्रीज, एज का डिजिटल रेट, आई नो यू, मैं ना जानता हूं। जम्मू कश्मीर में 10-11 लोगों को प्यार होता है, लाइन को देख के 12 बज जाते, मैं 13 N 14 ORS। 15, 18, 19 साल के बच्चों को ORS पिलाना चाहिए। P का मतलब प्रिंस, 16 साल का, क्वीन 17 साल की, शादी हो गई है। T का मतलब T20 का मैच। अब बचा कौन सा, U। देखो, छोटे बचपन में थे, बचपन का दौर आपको याद होगा अच्छे से, जब आप गोले मोलू थे या हम बहुत प्यारे हुआ करते थे, तो बच्चे जो है मन के सच्चे, गाड़ी में चढ़ो, आप कहीं पर भी, मम्मा सुनाते हैं, गाड़ी में होकर भी आपको बच्चे लोग प्यार करते हैं, जो आपके रिलेशन में भी ना हो, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो गाड़ी में बोलते हमें दे दीजिए। तो इस तरह से बच्चों को प्यार मिलता है, तो फिर बच्चा यूं साफ करता रहता है ना बेचारा, क्या करेगा। तो यहां यू, किस टू यू, है ना, छोटे बच्चे को बोलते हैं किस टू यू। किस मीन्स 21, मतलब 21, है ना, किस टू यू। तो 21 आएगा, यू का बनेगा 21 कोड। अच्छा जी, वी को लिखो आप, वी को लिखो WEV, है ना, वी देखो, ये सिर्फ एक जोक है, इसको जोक ही समझिएगा, बाकी आजादी तो आपका अधिकार है। वी
हम दो हमारे दो, ठीक है जी। ये सिर्फ एक जोक है, बाकी ये आपकी खुशी है। हम दो हमारे दो, ये हम दो हमारे दो, तो वी का कितना बनेगा बोलो? 22 बनेगा। हाँ, हंसना नहीं है, हंसते रहो। हाँ, हंसना नहीं मगर हंसते रहो। तो वी का कितना बनेगा? 22 बनेगा। हम दो हमारे दो, ओके। उसके बाद यू वी, अब आएगा कौन सा? एक्स वाई और जेड। डब्ल्यू भी है ना, यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू को याद रहो, कैसे करेंगे याद? डब्ल्यू का मतलब ये होता है, डब्ल्यू को मानो वर्क, काम। इसको मिटा दो मैं, शाबाश। डब्ल्यू का मतलब होता है काम, काम 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 काम। डब्ल्यू मीन्स वर्क। एक इंसान अगर काम, मतलब सोचो एक हद है, बंदा कितना काम कर सकता है। इट इज जस्ट एन निमोनिक्स, याद करने के लिए, प्रैक्टिकल को मत समझिएगा इसे। एक बंदा काम कर सकता है कितना? 24 आवर्स टोटल होते। एक घंटा तो कम से कम बंदे को फिर भी सुकून चाहिए, तो 23 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकता है। अच्छा, नहीं काम कर सकता, क्रॉस, नो नो वर्क, किसमें? 24 में नहीं कर सकता है। तो 23 घंटे अगर काम कर सकता है, लेकिन 24 घंटे पूरे काम नहीं कर सकता है। और y को पता है, y मतलब 25 होता है, z मतलब 26 होता है। इस तरह की कोडिंग कंप्लीट हो गई है। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों लेटर टू नंबर कोडिंग। मिलके बोलेंगे, जम के बोलेंगे और लिखेंगे सर किस तरह से लाजवाब आपने कोडिंग पढ़ाई है। लेटर टू नंबर कोडिंग बोले मिलके। ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे के 10 11। लाइन देख के 12 बज जाते हैं। मैं 13, एन 14, ओ आर एस 15 18 और 19 साल के बच्चों को पिलाना चाहिए। पी प्रिंस 16, क्वीन 17, है ना, याद हो गया। अच्छा, T20 का मैच, यू 21, 21 आएगा। वी हम दो हमारे दो, 22। अच्छा, इसके बाद आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू काम कर सकता है 23 घंटे, 24 आवर्स नहीं कर सकता। तो एक्स मतलब 24, वाई मतलब 25, जेड मतलब 26। जुबानी याद हो गए हैं, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरह से हमने आपको ये कोडिंग सिखा दी है। आगे मैं चलता हूं। देखो, इससे ज्यादा आसान करना हमारे लिए नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल है। इससे नीचे कोई लेवल है ही नहीं। मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, आप सुनो मेरे दोस्तों। लेटर टू नंबर कोडिंग में आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने कहा मेरे दोस्तों, अगर मैं ए से लेके जेड तक जाऊंगा, ए का कोड 1 लिया, जेड का लिया 26 ना, है ना, शाबाश, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जब मैं शुरू करता हूं, मैं ए से जेड गया, ए है लेफ्ट और जेड है राइट में, और मैं चला 1 से लेकर 26 तक। गिनती कहां शुरू करी? ए से। इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फॉरवर्ड कोडिंग बोलते हैं इसको, है? देसी में फॉरवर्ड कोडिंग है। तो फॉरवर्ड कोडिंग जो होता है, इसमें ए को 1 कोड दिया जाता है, जेड को 26 दिया जाता है। जो अभी तक मैंने आपको लिखवाया, जो सिखलाया, जो पढ़ाया, वो फॉरवर्ड कोडिंग ही थी। अच्छा, सेकंड कोडिंग होती है रिवर्स कोडिंग। अगर मेरे दोस्तों को कोई पूछेगा, बताओ मियां एल का कोड कितना है, आप बोलोगे 12 होता है, ये कौन सा कोड है बेटा? ये फॉरवर्ड कोडिंग है। अगर कोई पूछेगा बताओ यू का कोड कितना है, आप बोलोगे 21 होता है, ये कौन सा कोड है? फॉरवर्ड कोड है। खत्म बात, टाटा बाय बाय, ओके। रिवर्स कोडिंग का मतलब होता है जेड से लेकर ए तक करना। अब जेड को, या इसको लोग बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है वो उसको जी पढ़ते हैं ना, ये नहीं जानते कि जी किसका एक्सेंट है और जेड किसका है। खैर, अंग्रेजी इनके घर की है। जी, तो ये जेड जो है ये 1 पे आएगा, ए कितना बनेगा? 26 आएगा। बोलो मेरे दोस्तों को समझ में आया है? ए जेड का ले लिया 1, ए का ले लिया 26। ये हम जेड से काउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि यूं कहा जाए जेड। अच्छा, हम पढ़ देने क्या? एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू ए आएगा 1 2 3 है ना, बोलो जी 4। इस तरीके से जब हम जेड से शुरू करेंगे काउंटिंग, इट्स कॉल्ड एज ए रिवर्स कोडिंग।
अब आपको मेरे होते हुए रिवर्स कोड भी अगर याद करना पड़ेगा तो फिर अफसोस है, मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैंने आपको फॉरवर्ड कोड याद करवाया है, रिवर्स कोड आपके लिए चुटकी में हो जाएगा। कैसे सर? सर जी बताएंगे जरा। हाँ बिल्कुल बताएंगे। रिवर्स कोड याद करने के लिए टेक्निक याद रखो। रिवर्स कोड याद नहीं करना है, बस इसको याद रखना है, 27 माइनस फॉरवर्ड कोड। जब आप 27 में माइनस करोगे फॉरवर्ड कोड को, रिवर्स खुद ब खुद हाथों में आ जाएगा। मान लीजिए लाइन का शेर को देख के 12 बच जाते हैं, एल का कोड 12 हो गया, एल का कोड 12 फॉरवर्ड कोड है, रिवर्स में कितना बनेगा? 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 मेरे मैथ के मुताबिक 15 होता है ना? तो 15 जो बनेगा ये बनेगा एल का रिवर्स कोड हो गया, ये रिवर्स कोड हो गया 15। ये आपको कोड किसका आ गया है? ये एल का रिवर्स कोड हो गया। समझ में आया आपको? लाजवाब। समझ में आया सर? कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर है लाजवाब है या क्या है, क्योंकि मैं तो पूरे दिल और जान से आपको पढ़ा रहा हूं, इस यकीन के साथ कि मेरा वो गरीब से गरीब बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है, जिसने ख्वाब तो बहुत ऊंचे देखे हैं लेकिन उसके पास अवसर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो कहां से पढ़े, अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता हूं ये लेक्चर उस तक भी पहुंच जाएगा और वो भी अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखेगा। ठीक है जी, इसमें आप जरूर हमारी मदद कीजिएगा इसको आगे तक पहुंचाने में। ओके, तो 27 माइनस 12 हो गए 15, तो ये बन गया आपका एल का रिवर्स कोड। अच्छा एन कितना होता है बेटा? एन का 14 होता है, ये फॉरवर्ड कोड हो गया। रिवर्स कितना बनेगा? 27 माइनस 14, मेरे हिसाब से लगभग 13 होता है। रिवर्स कोड एन का बन गया 13। तो किसी का भी रिवर्स कोड निकालना हो तो 27 से हम माइनस करके देखेंगे। ये एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, एक नया कॉन्सेप्ट आपको देंगे अब, बहुत जबरदस्त और शानदार कॉन्सेप्ट। हाँ तो मेरे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक के कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने आपको अभी तक पढ़ाया है फॉरवर्ड कोडिंग क्या है, रिवर्स कोडिंग क्या है, इस पर हमने बहुत खूबसूरत चर्चा किया है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा वो ये रहेगा कि सेकंड है अपोजिट कोडिंग, है ना? नाउ वी कैन मूव टू अंडरस्टैंड अपोजिट कोडिंग किसे कहते हैं। अपोजिट कोडिंग देखिए जी, आपने करना कुछ नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां तक हो गए आपके टोटल 13 लेटर्स। कितने हो गए बोलो? ए से लेके आप जाएंगे एम तक तो 13 लेटर हो गए यहां तक। अब यहां से आप चले जाएंगे वापस, ठीक है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप समझ गए, ए के सामने जब हम सामने रूबरू फेस टू फेस जो आता है वो जेड आता है, तो ए का जो अपोजिट कोड होगा वो जेड होगा, जेड का अपोजिट होगा ए, बी का अपोजिट होगा वाई, सी का अपोजिट होगा एक्स, डी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू, समझ में आ रहा है? ई का अपोजिट हो गया वी, एफ का अपोजिट हो गया यू, जी का अपोजिट हो गया टी, एच का अपोजिट हो गया एस, आई का हो गया आर, इसी तरीके से जे का हो गया क्यू, के का हो गया पी और एल का हो गया ओ, एम को हो गया एन, इसी तरीके से वापस। तो दिस इज कॉल्ड एज एन अपोजिट कोडिंग, रूबरू रूबरू है। तो देखिए इस पर हमने एक कहानी बनाई थी, वो कहानी आप सुनिएगा, आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरह से भी आप बनाएंगे तो आपको फिर भी याद रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे निमोनिक्स है, कुछ ट्रिक्स है, उनसे याद रखना चाहिए। तो एक जमाना जो करे दीवाना, एक जमाना जो करे दीवाना, जुनून था किस्मत थी गुमराह थे, ठीक है? एक जमाना जो करे दीवाना, बचपने का दौर याद करो, कॉलेज का लाइफ याद करो, स्कूल की लाइफ याद करो, बहुत सारे लोगों ने उस दौर में प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया था लेकिन अब न रहा, बहुत सारों का अभी शुरू हो चुका है लेकिन आगे नहीं रहेगा, ठीक है? एक जमाना जो करे दीवाना, जुनून था किस्मत थी गुमराह थे, वो
हाई स्कूल में मिलना। ये जस्ट एक कहानी है याद करने के लिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसे समझ के प्यार मोहब्बत शुरू मत कीजिएगा। हाँ, एग्जाम पास हो जाए उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है। वो हाई स्कूल में मिलना, वो कश्मीर की पार्क्स में घूमना, कश्मीर की पार्क्स में घूमना। एक जमाना जो करे दीवाना, जुनून था किस्मत थी गुमराह थे। हाँ, वो हाई स्कूल में मिलना, वो कश्मीर की पार्क्स में घूमना। ठीक है, 6 साल मोहब्बत रही, 6 साल मोहब्बत रही। अब बहुत याद आती है, अब बहुत याद आती है। हर शाम मतलब इवनिंग, हर शाम इवनिंग। एक जमाना जो करे दीवाना, जुनून था किस्मत थी गुमराह थे, वो हाई स्कूल में मिलना, वो कश्मीर की पार्क्स में घूमना। हाँ, 6 साल मोहब्बत रही, अब बहुत याद आती हर शाम इवनिंग को। लेकिन क्या करें, किस्मत ने अंगड़ाई ली और ये हुआ कि उनकी जॉब लगी इंडियन रेलवेज में। एसएससी का एग्जाम पास किया बंदे ने, हाँ, और हमसे पास ना हुआ। इंडियन रेलवे में उनकी जॉब लग गई, दोस्त नया वहां मिल गया, हम पीछे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए और दिल की अरमा आंसू में बह गए। इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम क्वालिफाई करो। उनकी जॉब लगी इंडियन रेलवेज में, ठीक है जी, ठीक है, यहां तक चलेंगे आप मेरे साथ। उनकी जॉब लगी इंडियन रेलवेज में और हमारी मोहब्बत, इसको लव कहते हैं, हमारी मोहब्बत जिसे हम अंग्रेजी में लव कहते हैं, उसका हो गया दी एंड हो गया उसका, क्योंकि उन्हें नया मिला कोई। ठीक है जी, यहां तक आप इन्हें इस कहानी को समझा और कहानी में आपको मजा आया, क्योंकि एक जमाना ए जेड, एक जमाना हो गया ए जेड आया, यहां पे बोलो ए जेड। जो करे दीवाना डी डब्ल्यू, ए जेड हो गया, डी डब्ल्यू भी हो गया। जुनून था किस्मत थी जे क्यू, गुमराह थे जीटी, वो हाई स्कूल में मिलना एचएस, कश्मीर की पार्क्स में घूमना केपी। अच्छा, 6 को लिखते हैं CX 6। ओके, 6 साल मोहब्बत रही, अब बहुत याद आती है, बी वाई याद, बहुत याद। हर शाम मतलब इवनिंग मतलब ईवी। अच्छा, ये एक चीज याद रखो, जब जुनून था किस्मत थी गुमराह थे, तब हमारे पास फुर्सत भी थी। फुर्सत थी तभी तो प्यार हुआ। बंदा काम में हो तो प्यार थोड़ी होता है ना, प्यार काम से होता है। ओके, तो यहां याद रखो फुर्सत भी थी ना, तो फुर्सत लिखो FU, फुर्सत थी। अब उसके बाद इंडियन रेलवे में जॉब लगी IR और मोहब्बत लव का दी एंड हो गया। तो देखो आप नोटिस कीजिए, यहां सब जो है, जो यहां लिखा था मैंने, वो सारा वहां पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपोजिट कोडिंग को बेझिझक होकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये विजिबल होगा, यहां से सुनिएगा। एक जमाना AZ आया, एक जमाना AZ, दीवाना DW, जुनून था किस्मत थी GT, फुर्सत थी FU, फुर्सत, हाई स्कूल में मिलना, कश्मीर की पार्क्स में घूमना, 6 साल CX, मोहब्बत रही, बहुत याद BY, बहुत याद, इवनिंग का मतलब शाम EV लिखो, फुर्सत मतलब FU, इंडियन रेलवे मतलब IR, लव मतलब LO, दी एंड होगा इसका। आप यकीन मानिए यहां तक सारे आ गए, AZ, BW, CX, DW, E, FU, GT, S, इंडियन रेलवे, जुनून था किस्मत थी, कश्मीरी पार्क्स और लव, MN हमारे पास में रहता है। इसमें मैंने एक चीज लिखी है कि यहां मिलने में यहां लिखो MN, मिलना, MN मिलना। तो इस तरीके से आप जो है वो सारी चीजें को याद रखोगे और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन, ये आपको अपोजिट कोडिंग याद हो गई है। आइए जरा आप समझते हैं सवाल किस प्रकार से आएगा। SSC MTS में CGL का एग्जाम हो, JKSSB का एग्जाम हो, नायब तहसीलदार पटवारी का एग्जाम हो, लद्दाख का DSSB का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन
किस हवाले से आता है, इतने पोर्शन पे जो मैंने पढ़ाया, सिर्फ मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़ाया, और लेटर टू नंबर कोडिंग में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया फॉरवर्ड कोडिंग, आपको पढ़वाया मैंने रिवर्स कोडिंग, आपको मैंने पढ़ाया है उसको बोलते हैं अपोजिट कोडिंग। 3 तरह की कोडिंग मैंने आपको एक ही टॉपिक में पढ़ाई है। अब देखते हैं इसी के ऊपर सवाल कौन कौन सा पिछले साल, उससे पहले सवाल क्या आया है। अब सवालों की ओर आते हैं, ठीक है। देखिए पहले दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, जितने भी आप सेशंस पढ़ेंगे, लेक्चर्स होंगे, सभी में पीवाईक्यूज होंगे। अच्छा जी, CHSL का एग्जाम 10+2 लेवल का होता है, 2022 का है। सवाल आया था अप्रोच का ये कोड है, अप्रूवल का ये कोड है, बताओ पूल का कोड क्या होगा। ईमानदारी से आप समझेंगे, पहले जो मैंने आपको पढ़ाया मैं उतने पर सवाल ले रहा हूं। अभी मैंने पढ़ाया आपको लेटर टू नंबर कोडिंग, क्या पढ़ाया बोलो, लेटर टू नंबर कोडिंग। तो लेटर टू नंबर कोड में देखो ये लेटर है, उसके आगे कोड है ना। ये जो 2 आपको दिए जाते हैं ये है रेफरेंसेस, क्या है बोलो, रेफरेंसेस। यानी कि मैंने पहले वाले कोड को देखना और दूसरे वाले कोड, एक ऐसा पैटर्न देखना है कि जो दोनों में सूट करेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और बनेगा नीचे कुछ और बनेगा, नहीं, ऊपर भी मैच करना चाहिए नीचे भी मैच करना चाहिए, तब जाके वो तीसरे में लगा सकता हूं। जरा देखो आप, जो मैंने आपको पढ़ाई थी पट्टी, उसके हिसाब से क्या पढ़ा था, ए का कोड कितना होता है 1, वो याद करो जब मैं पढ़ा था ABCD का कोड जो पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे ए का कोड होता है 1, ए का कोड 1, पी प्रिंस होता है 16 साल का, पी प्रिंस 16 साल का। आर का कोड कितना आएगा, आर का होता है ORS 15 18 19 साल के बच्चों को प्लान चाहिए, 18 है इसका कोड। ए का आपको ओ का पता, आपको ओ का होता है 15। अच्छा, ए का कितना हो गया 1 हो गया, सी का कितना हो गया 3 हो गया, एच का कितना हो गया डिजिटल 8 हो गया। ये तो वो कोड से जो मैंने आपको याद करवाए शॉर्टकट ट्रिक से। क्या ये कोड यहां पर मैच कर रहे हैं? ओ, ये तो वही कोड है ना जो मैं यहां कोड लिख रहा हूं, फॉरवर्ड कोड, सेम यहां फॉरवर्ड कोडिंग है। यानी कि जो ए का कोड है वही यहां कोड है, एच का कोड। तो मतलब यहां सवाल फॉरवर्ड कोडिंग का डायरेक्ट है। अब मैं नेक्स्ट ये चेक करूंगा, ए का कोड कितना है 1, हाँ यहां 1 आया हुआ है। पी का कोड कितना है 16 है, पी का कोड कितना है 16 है, आर का कितना 18 है, ओ कितना है 15 है। वी का मतलब हम दो हमारे दो 22, यहां पर 22 है। अच्छा, ए का मतलब 1 होता है, एल का मतलब शेर को देखकर 12 बच जाते हैं। इसका मतलब ये जो कोड्स है ये बराबर फॉरवर्ड कोडिंग का है, ये बराबर एग्जैक्टली फॉरवर्ड कोडिंग का है। ओके, तो यहां पर आप देखिए, थोड़ा मैं इसको विजिबल बना दूं आपके लिए। ओके, नाउ इट इज विजिबल टू यू। अभी तो आपको दिख नहीं रहा था। अब देखो ये बता रहा हूं दोबारा मैं, ए का कोड 1, पी का 16, पी का 16, आर का 18, ओ का 15, ए का 1, सी का 3, एच का 8। ये फॉरवर्ड कोडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, वही कोडिंग यहां पर लगी हुई है। पी का कोड कितना आएगा, पी का मतलब प्रिंस 16 साल का, ओ का मतलब 15, इस ओ का कोड भी कितना आएगा 15, शेर को देख के 12 बच जाते हैं। इसका मतलब कोड आएगा 16 15 15 12। तो पूल का कोड ये आएगा, एकदम से आंसर खत्म। यानी कि इस सवाल को हमने सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर करा। सिर्फ याद रखो ये जो कोडिंग है फॉरवर्ड कोडिंग है, ये फॉरवर्ड कोडिंग है, तो यहां पर भी फॉरवर्ड कोड ही लगेगा ईमानदारी के साथ। आइए वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARER का 87 है, नॉट का 4197 है, और कैड का पूछना है, कैड का क्या आएगा। देखो जरा जी, इस सवाल को भी हम कैसे करते हैं, हलवा सवाल है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आप एक बार ठान लीजिए कि हमें पढ़ना है दिल से। देखो बेटा, करना कुछ नहीं है, ARER, ए का अपना कोड कितना होता है बोलो 1 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा 8 पंजे 23 से 24 आएगा, तो 24 वहां दिया नहीं है, इसका मतलब प्लस का सवाल नहीं है। माइनस करूंगा तब भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करूंगा, 1 × 18 × 5 होता है, मेरे हिसाब से 18 5 होता है 90, क्या होता है 90। पर यहां 90 नहीं है, यहां 87 है, तो 90 में अगर 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 87। अब मैंने ये पैटर्न बनाया कि जो नंबर दिए हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 3 से,
ये तो ऊपर चल पड़ा, लेकिन नीचे भी चलना चाहिए, तब जाके मैं कैट में लगाऊंगा। अब नीचे क्या दिया है, नॉट दिया है, क्या दिया है, नॉट। एन का कोड मेरे हिसाब से 14 होता है, ओ का कोड 15 होता है, टी का 20 होता है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे हिसाब से ये 300 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लगभग आएगा ये 4200 आएगा मेरे हिसाब से, तकरीबन क्या एग्जैक्ट आएगा, 4200 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करो तो 4200 आएगा। इसमें मैं 3 माइनस करूंगा तो आएगा मेरा 4197। कितना आएगा बोलो, 419। तो यहां पर भी इत्तेफाकन वही है, यानी कि हमारा जो है टेक्निक फेल नहीं हुई, बल्कि अप्रोप्रिएटली परफेक्टली ये एग्जीक्यूट हुई। करना क्या है, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 3 से। तो कैड के चक्कर में बोलो क्या आएगा, कैड का 1 हो गया, 3 हो गया, ए का हो गया 1, टी का हो गया 20। तो 3 इंटू 20 कितना है, 60। 60 पे 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 57। तो कैड का कोड कितना बनेगा, 57। ये आंसर है। ये CHSL के 2022 के सवाल ले रहा हूं मैं 2023 के सवाल भी आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये हो गया आपका आंसर, बिंदास, बिल्कुल मसाला जबरदस्त है। इसके बाद जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा आप, रेन देखिएगा, रेन बारिश। ठीक है, ध्यान सुनेंगे इसको आप, रेन, RAIN, रेन है। रेन का जैसे कोड 18, 29 और 15। देखिए जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे हम। यहां देखो आप, जो मैंने पढ़ाया आपको पहले वो देखो, जो पढ़ा है उसको याद करो। आर का कोड कितना होता है, 18। ए का कितना होता है, 1 होता है, जो मैंने पढ़ाया। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। ये वो कोडिंग है जो हमने पढ़ाई आपको, ये फॉरवर्ड कोडिंग मैंने पढ़ाई है। अच्छा, सन है, सन, SUN, सन, ऐसा कोड कितना जो मैंने पढ़ाया था आपको, 19 होता है। यू का कितना होता है, 21 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। अब जरा देखेंगे आप हुआ क्या है, यहां परिवर्तन हुआ है। आर का 18 है तो 18 ही लिखा है। ए का कोड 1 है, यहां 2 लिखा है, यानी कि ए में इसने 1 प्लस कर दिया तभी 2 आया। आई का 9 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एन का 14 था, प्लस 1 किया तो 15 आया। यानी करता क्या है दीवाना, ये करता ऐसा है, ये गिनती 1 2 3 4, यानी कि ये दीवाना ऐसा करता है, पहले और तीसरे को छेड़ता नहीं है, दूसरे और चौथे को चेंज करता है। अब मैं देखूंगा नीचे भी ऐसे कर रहा है या सिर्फ ऊपर कर रहा है। आई विल चेक आउट। ओके, सो देखो आप सन को देखो, सन को देखो, सन देखो, यहां 19 है तो यहां कितना है, 19 है, यानी कि एस को बदलता नहीं है। तो सेकंड यू कितना है, यू का कोड अपना होता है 21, प्लस किया 1 तो क्या बन गया 22, यानी कि यहां पर भी दूसरे नंबर को इसने चेंज किया है। अच्छा, एन का कोड कितना है, 14 है, मतलब तीसरे को चेंज किया नहीं है। तो हम टेक्निक फॉलो कर चुके हैं, पहले और तीसरे को नो चेंज, सेकंड और फोर्थ को चेंज करना है, और चेंज भी कैसे करना है, प्लस करना है 1। ये पैटर्न हमको मिला है, यानी कि हमें फर्स्ट और थर्ड को चेंज नहीं करना, सेकेंड और फोर्थ में प्लस करना है 1। ये टेक्निक हमको समझ में आ चुकी है। अब जरा देखिए, मून, एम मतलब मैं तेरा, ओ का मतलब 15, ओ का मतलब 15, एन का मतलब 14। अब मुझे बदलना किसको है, 1 और 3 को छेड़ना नहीं है, 2 और 4 को छेड़ना है। तो 2 को प्लस करो 1 और इसको भी प्लस कर दो 1, तो यह आएगा 16, यह आएगा 15। अब मेरे दोस्तों बताओ कोड क्या बन गया, 13, 16, 15, 15। इसका आंसर जरूर यही होगा, क्योंकि यही पैटर्न बन चुका है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया लेटर टू नंबर कोडिंग में किस तरह से सवाल आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इस पर ध्यान करना है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो का भी लेंथ जो है काफी बढ़ चुका होगा, और इतना आपके पास फुर्सत भी नहीं होती है। मुझे आपके वक्त की बड़ी कदर है, क्योंकि आपको और भी जिंदगी के काम होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से आप ये वक्त निकालकर वीडियो देखते हैं, बड़ी मेहरबानी है। तो इसको पूरा देखिएगा एंड तक, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो ठीक है। अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताइएगा, बहुत जुनून और जज्बे के साथ आपको पढ़ाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन बच्चों तक ही पहुंचेगा जो इस क्वालिटी के लिए बहुत आस लगाए बैठे देखते हैं। ठीक है जी, अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल दोबारा फिर मिलेंगे। अच्छा, आपका टाइम क्या रहेगा याद रखिएगा, रोजाना लेक्चर किस टाइम मिलेगा आपको? 8 बजे जो है वो 8 बजे हमारा जो ये प्रीमियर होगा, आपका मैथ का लेक्चर हुआ करेगा, और उसके बाद जो है वो 8:30 बजे या 9 बजे जो है वो आपका रीजनिंग का लेक्चर चलता रहेगा। लगभग आपने शाम को लगभग 8 से लेकर 10 तक जो है वो ये लेक्चर्स प्रीमियर हो जाएंगे। आपने ये वक्त जो है शाम का हमने रखा है ताकि हर बंदा इन लेक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सकेगा, पढ़ पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।